नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम आज गेम थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे। गेम थ्योरी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले 1921 में फ्रेंच मैथमेटिशियन थे एमिल बॉल। लेकिन इसकी सबसे फर्स्ट एनालिसिस जो सक्सेसफुल एनालिसिस की है वो 1944 में दो प्रोफेसर थे, वॉन न्यूमैन एंड मॉर्गन स्टोन। इन्होंने गेम थ्योरी के बारे में जो उनकी मुख्य थ्योरम है, मिनीमैक्स थ्योरम, वो इंट्रोड्यूस की है। खेल सिद्धांत के अंदर ये अर्थशास्त्र में प्रयोग होता ही है। अर्थशास्त्र के साथ साथ व्यापार, प्रशासन, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, सेना, नियोजन आदि में आदि की सभी की समस्याओं पर इसको लागू किया जा सकता है। खेल सिद्धांत यह बताने का प्रयत्न करता है कि एक व्यक्ति के लिए कार्य करने की विवेकशील विधियां क्या क्या हैं या युक्तियुक्त उपाय क्या हैं, जबकि उसके द्वारा अपनाई गई विधि का समाधान उसकी अपनी क्रियाओं पर तो निर्भर करता ही है, साथ साथ उसके प्रतिद्वंदी क्रियाओं पर भी निर्भर करता है। उदाहरण हम दें, मान लो पेप्सी कोला और थम्स अप, ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जा सकते हैं। पेप्सी कोला ने यदि एक कोई स्ट्रेटेजी अपनाई, मनोविज्ञापन किसी एक हीरो के माध्यम से दिलाया, तो थम्स अप का भी ये विज्ञापन से थम्स अप के बिक्री पर भी प्रभाव पड़ता है। तो थम्स अप को भी कोई न कोई दूसरी प्रतिद्वंदी को कोई न कोई दूसरी प्रतिक्रिया अपनानी पड़ती है, कोई न कोई स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, तो वो भी एडवर्टाइजमेंट की कोई दूसरी विधि, युक्तियुक्त विधि लेकर आता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि एक क्रिया का दूसरा जो प्रतिद्वंदी है उसकी क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति कार्य करने की युक्ति विधि का चयन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि उसके प्रतिद्वंदी की संभावित प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया भी उसको प्रभावित करती है। गेम थ्योरी ये स्पेशल केस है रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या का। रेखीय प्रोग्रामिंग समस्या के अंदर या तो हम मिनिमम की समस्या का अध्ययन करते हैं या मैक्सिमम की समस्या का अध्ययन करते हैं, लेकिन गेम थ्योरी से आगे जाती है। यह एक साथ मिनिमम और मैक्सिमम की समस्या का अध्ययन करती है। एक साथ उसमें एलपीपी में मिनिमम और मैक्सिमम का मिश्रण शामिल नहीं होता, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग की सहायता से हम गेम थ्योरी की सहायता से मैक्सिमम मिनिमम को की समस्या का एक साथ हल कर सकते हैं। खेल सिद्धांत में आवश्यक नहीं है कि दो ही प्रतिद्वंदी हों, दो से अधिक प्रतिद्वंदी भी हो सकते हैं। खेल सिद्धांत दो या दो से अधिक निर्णय अपने प्रतिद्वंदी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जीत के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निर्णय लेते हैं। वे विरोधी संघर्ष करते हैं। इन निर्णयकर्ताओं को खिलाड़ी कहा जाता है। ये खिलाड़ी राजनीति के भी हो सकते हैं। ये खिलाड़ी सेना के अंदर भी हो सकते हैं। ये खिलाड़ी अर्थशास्त्र में दो फर्में भी हो सकती हैं। खेल के नियम परंपरा से सभी खेलने वाले पूर्णतः अवगत होते हैं। इसकी मान्यता है कि जो भी खेल के निर्णय हैं उससे दोनों प्रतिद्वंदी, दो या दो से अधिक प्रतिद्वंदी आपस में अवगत हैं तथा वे सभी उस नियमों का पालन करते हैं। खेल का नियम व परिणाम इन नियमों से निर्धारित होता है। खेल का परिणाम व तरीका इस नियमों से निर्धारित होता है। खेल दो प्रकार के हो सकते हैं, अवसर का खेल या संभावनाओं का खेल, और दूसरा व्यू रचना का खेल। व्यू रचना के खेल को भी हम आगे दो भागों में बांट सकते हैं, खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर और खेल के योग के आधार पर हम इसको बांट सकते हैं। अवसर या संभावना खेल,
इस प्रकार के खेल में किसी प्रकार के कौशल की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ताश का खेल अवसर का खेल है, कोई सा पत्ता आपके पास आ सकता है। इसी प्रकार से सिक्के की उछाल, हेड या टेल कुछ भी आ सकती है, इसमें कौशल की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यूह की रचना के खेल में कौशल की आवश्यकता होती है। जैसे शतरंज का खेल व्यूह रचना का खेल होता है, इसमें रणनीति अपनानी होती है। यही रणनीति हार या जीत को निर्धारित करती है। अब प्रश्न ये आता है कि स्ट्रेटेजी या व्यूह रचना होती क्या है। व्यूह रचना कार्य करने का तरीका अथवा नीति है जिसे एक खिलाड़ी खेल के दौरान अपनाता है। एक व्यक्ति के सामने बहुत सी संभावित व्यूह रचनाएं हो सकती हैं, जिनमें से उसको एक समय में एक को चुनना होता है। अल्पाधाकार में जहाँ इसका प्रयोग अधिक से अधिक होता है, विभिन्न रचनाएं जो प्रासंगिक हैं ये हैं कि जैसे मान लो दो फर्में हैं कि उसमें कीमतों में परिवर्तन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि एक मैंने कीमत में परिवर्तन किया तो दूसरी पर फर्म उस पर प्रतिक्रिया आवश्यक देती है। विज्ञापन व्यय को बढ़ाना, जैसे पेप्सी और थम्सअप का मैंने उदाहरण दिया कि विज्ञापन प्रभाव को बढ़ाया जाए, टीवी पर किया जाए, रेडियो पर किया जाए या दीवारों पर किया जाए। उत्पादन में विभिन्नता लाना, मतलब उत्पादन को इस प्रकार से बनाया जाए कि वो ऐसा लगे कि दूसरे के उत्पादन से या दूसरे प्रतिद्वंदी के उत्पादन से अधिक श्रेष्ठ है। चाहे उस उत्पादन में सामान एक जैसा ही हो, लेकिन उसका रैपर चेंज करके, उसका रंग चेंज करके उसको इस प्रकार से दिखाया जाए कि मेरा उत्पाद दूसरे उत्पाद से अधिक श्रेष्ठ है। एक अल्पाधिकारी अपनी रणनीति अपनाने समय ये मान लेता है कि इसका प्रतिद्वंदी रणनीति को अपनाएगा वह उसके लिए सर्वाधिक हानिकारक होगी, यानी प्रतिद्वंदी उसको कभी भी जीतने नहीं देगा। वो जो रणनीति अपनाएगा उसकी प्रतिक्रिया प्रतिद्वंदी ऐसी करेगा कि ताकि वह जीत ना सके। इस प्रकार अल्पाधिकारी सुरक्षित खेल की नीति अपनाएगा। इस मान्यता के दिए होने पर उन विभिन्न रणनीतियों में जो उसके पास उपलब्ध हैं, जो उसको न्यूनतम लाभ प्रदान करती है, में से उस रणनीति को अपनाएगा जो उसे अधिकतम लाभ दे। अर्थात रणनीति वह कार्य करने की योजना है जो अपनी खिलाड़ी, अपनी समझ, विश्वास व प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अपनाता है। व्यूह रचना या रणनीति कहलाती है खेल का अंतिम निर्णय दोनों की ओर से अपनाई गई रणनीति के चुनाव पर निर्भर करता है। अर्थात प्रतिद्वंदियों की रणनीति के ऊपर निर्भर रहेगा कि वो किस प्रकार की रणनीति को अपनाते हैं। धन्यवाद।